नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। हमारे साथ हैं आचार्य आनंद कुमार। इनके साथ हम बिहार की राजनीति पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वही अनुरोध वही नहीं होगा तो अवनीश जी लगातार करते रहे, हमारे संपादक करते रहे। आपने लाइक और सब्सक्राइब किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। शेयर्स की संख्या, लाइक्स की संख्या थोड़ी सी बढ़ा दीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि प्रारंभ पर क्या कब हो रहा है इसकी सूचना आपको मिलती रहे। अब सीधे आनंद के पास। आनंद जी, जी। तेजस्वी यादव को कल महागठबंधन ने अपना सीएम फेस घोषित कर दिया। साहनी जी उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो गए। हालांकि उप मुख्यमंत्री दो बनेंगे, ये भी एक पेचीदा बात है। आप समझ रहे हैं, पेचीदा बात। लेकिन कुल मिलाकर कल से ऐसा माहौल बना जैसे तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। कैसे देखा जाए बिहार की इस परिघटना को, और चुनाव में जब महज 14-15 दिन बचे रह गए हैं तब इस तरह की किसी घोषणा को कैसे देखा जाए, क्या मतलब निकाला जाए? जी। तो सबसे पहले तो इसमें देखिए कि 2-3 महीने पहले चलते हैं। 2-3 महीने पहले भी हम लोग जब चर्चा कर रहे होते थे, उस समय अवनीश भाई जो है वो बहुत आश्चर्यचकित होते थे जब हम लोग कहते थे कि अभी राजद का पलड़ा भारी चल रहा है। तो जब चुनावी तैयारियां करीब 6 महीने पहले शुरू हुई थी, उस समय राजद का पलड़ा सचमुच भारी चल रहा था। वो काफी हद तक जो नौकरियां देने वाला जो जुमला था, उसे हड़पने में, हथियाने में कामयाब होती हुई दिख रही थी। और नीतीश बाबू जो है वो उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि इनका मानसिक संतुलन जो है वो थोड़ा बिगड़ गया है, उम्र काफी हो गई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि अभी तक भी लगाया जा रहा होता है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा याद दिलाया जाता होता है। अभी हाल में एक महिला नेत्री को माला पहनाने को लेकर के जो वीडियो था वो बड़ा वायरल हुआ, और उसमें भी फिर यही आरोप लगाया गया कि थोड़े बूढ़े हो गए हैं और सामाजिक मर्यादा का उतना ध्यान नहीं रख पाते। तो खैर, अब ये सब जो चल रहा था उसमें तेजस्वी यादव का उस समय पलड़ा भारी था, लेकिन नीतीश बाबू के लिए तो कहा ही जाता है कि उनके पेट में दांत है। तो नीतीश बाबू ने पलट के जैसे ही वार करना शुरू किया तो उस समय स्थितियां बदलनी शुरू हुई। सबसे पहला जो शॉट दिया था नीतीश बाबू ने, वो शॉट ये था कि उन्होंने कई इंजीनियर्स की बहाली कर दी। उनकी नियुक्ति पत्र बांटने का जो आयोजन था वो उन्होंने कर दिया। तो अब 6-7 हजार इंजीनियर्स को अगर आप बहाल कर देंगे तो अचानक से कितने शिक्षकों की बहाली हुई थी वो मुद्दा जो होता है वो गौण हो जाता है। तो अब नीतीश कुमार के हाथ में आ गया है ये नौकरियां दी थी वाला जुमला जो है। तो जैसे ही ये बदलाव आया तो इकलौता जो प्लस पॉइंट था आरजेडी के पास, आरजेडी के पास कुल जमा अपने पूरे इतिहास, पूरा पूरा का पूरा आरजेडी का इतिहास अगर आप देख ले तो क्रेडिट के नाम पर या तो उनके पास एक चरवाहा विद्यालय होता है, या फिर दूसरा जो क्रेडिट होता है वो ये होता है कि वो जब 17 महीने शासन में, मतलब पार्टनर की भूमिका में थे, उस समय शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। तो उस समय जो अब समस्या इस पूरे मामले में ये है कि जनता जो होती है बिहार की, वो राजनीतिक खबरों के प्रति बहुत जागरूक रहती है। तो राजनीतिक खबरों का कंजम्पशन रीडरशिप अखबारों की बहुत ज्यादा है। बाकी राज्यों की तुलना में अगर आप देखेंगे तो शिक्षा का स्तर आप भले कह सकते हैं कि कितने लोग साक्षर हैं और कितने लोग साक्षर नहीं हैं, इस चीज का अंतर अगर आप देखें तो साक्षरता की दर में आपको भले दिखेगा कि बिहार थोड़ा पीछे है, लेकिन रीडरशिप आप देखेंगे जब कि अखबार की रीडरशिप कितनी है, किताबों की रीडरशिप कितनी है, बुक फेयर वगैरह में किताबें कितनी बिकती है, तो उस समय यह नजर आने लगता है कि पटना एक मेजर लोकेशन हो जाता है और यहाँ के लोग जो है वो पढ़ते बहुत ज्यादा है। तो अब जो ये न्यूज कंजम्पशन हो रहा था उसकी वजह से बदलाव ये आना शुरू हुआ कि न्यूज जैसे ही कंजम्पशन हो रहा था तो लोगों को दिखने लगा था कि यही शिक्षा मंत्री तो थोड़े दिन पहले तक अनर्गल बयान देने के लिए जाना जाता था। फिर लोगों ने पता जब किया तो पता चल गया कि इस शिक्षा मंत्री के तो दस्तखत नहीं है जो नियुक्ति पत्र जारी हुए उस पर, क्योंकि ये उस दिन छुट्टी पे था। तो जिस समय नियुक्ति हुई है उस समय जो आदमी छुट्टी पे था, दफ्तर अपने आया ही नहीं था, आ ही नहीं रहा था, वो आदमी नियुक्ति कहां से कर देगा और उसमें आरजेडी का हाथ कहां है। ये बात जैसे जैसे जनता के सामने क्लियर होने लगी तो एक बड़ा वर्ग जो होता है जनता का, वो इस वादे को सुन के हंस के टालने लगा कि तेजस्वी क्या नौकरियां देंगे। उसके बाद इसमें जो आगे देखिएगा तो अभी हाल में एक मामला आया था जो
कैश फॉर जॉब का मामला था जिसमें आरोप तय होने थे और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि आरोप तय हो गए हैं। तो उसी दिन आपको यह नजर आया होगा कि जैसे ही ये आरोप तय हुए थे वैसे ही आरजेडी जो है वो पूरी तरह से बैकफुट पे आ गई थी। और उस समय तक जो कांग्रेस और इसके बीच आरजेडी के बीच फ्रेंडली फाइट का 12 सीटों पर मामला जो चल भी रहा था, उस 12 सीट की फ्रेंडली फाइट में ये लग रहा था कि आरजेडी ये सीटें ले जाने नहीं देगी। लेकिन जैसे ही ये आरोप तय हो गए कि भैया ये तो नौकरी देने के बदले जमीन लिखवा लेते हैं, तो अब भाजपा के पास सुविधा बहुत बढ़ गई, भाजपा के पास भी और प्रशांत किशोर के पास भी। तो ये हमला जो था ये शुरू हो गया कि भैया ये तो ठीक है नौकरी देंगे कह रहे हैं, लेकिन नौकरी के बदले जमीन नहीं लिखवाएंगे, ये गारंटी कौन लेगा। तो ये बात जैसे हुई तो उनका नौकरी वाला जो था आरजेडी वाला वो पूरा का पूरा उनके हाथ से निकल गया था। और ये कैश लैंड फॉर जॉब वाला जो स्कैम था, इस लैंड फॉर जॉब स्कैम के आने के बाद से जो है वो पूरा ही मामला जो था वो उल्टा हो गया होता हुआ दिख रहा था। लेकिन अब जब यहाँ पे अल्लावरू के साथ मारपीट हो गई और कांग्रेस को अल्लावरू को हटाना पड़ा, तो ये नजर आने लगा कि कांग्रेस इस बार जो है वो बहुत ज्यादा सीटें छोड़ने के चक्कर में फिर भी नहीं है। उन्होंने अपने बड़े जो जादूगर कहलाने वाले लोग होते हैं उन लोगों को भेज करके यहाँ मामला जो है फिलहाल के लिए निपटा दिया है, लेकिन फ्रेंडली फाइट अभी भी कई सीटों पर होगी। तो जो बैकफुट पर जाती हुई दिख रही थी आरजेडी वो थोड़ा सा और पीछे पहुंच गई है। और अब जो है इतने समय के बाद पहली चीज तो ये हुई है पूरे चुनाव के इस बीच में कि नीतीश कुमार ने विकास का मुद्दा एक बार भी नहीं छोड़ा। एक मौका था, ये जो पिछड़े नेता का जो आप कह रहे थे कि पिछड़े नेता का कार्ड खेलेंगे सम्राट चौधरी और कहेंगे कि देखो मैं तो पिछड़ा हूं इसीलिए मेरे ऊपर ये प्रशांत किशोर पांडे जो है आरोप लगा रहा है। लेकिन मेरा उस समय भी मानना था कि भाजपा ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करते ही भाजपा के हाथ से गेंद निकल करके फिर जो है वो आरजेडी के हाथ में चली जाएगी। तो जातिवादी वाला जो इनको मौका था वो भी नहीं मिला, भाजपा चुप रह गई प्रशांत किशोर के आरोपों पर और सम्राट चौधरी को पीछे खींच लिया उन्होंने। तो जब भाजपा ने जगह नहीं दी, झांसे में भाजपा नहीं आई, तो उसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा समस्या जो है वो क्रिएट हो गई। और वार करने के लिए मतलब आप विपक्षी को खराब बताते हैं। चुनाव में क्या होता है, चुनाव में आप कितने अच्छे हैं आप ये नहीं बता रहे होते, चुनावी प्रचारों में आपका विपक्षी कितना खराब है ये आप बता रहे होते हैं लोगों को। तो अब विपक्षी में आप किसे खराब बताइएगा, आप नीतीश कुमार को खराब बताइएगा तो लोग सोचने लगते हैं यार साइकिल इसकी दी हुई, सड़कें इसकी बनाई हुई, बिजली इसकी लाई हुई, ये सब परिवर्तन तो सामने दिख रहा है। नाले और कुएं वगैरह ठीक कराने लगे हैं, हर जल घर की हर घर नल का जल वाली योजनाएं जो है वो पहुंचने लगी है, शौचालय पहुंचने लगे हैं। तो विकास नहीं हुआ ये कह पाना जो है वो किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल है बिहार में। तो ये स्थिति अब ऐसी बन गई है कि भाजपा जो है वो बिना फ्रंट फुट पे आए हुए नीतीश कुमार को आगे पुश करते हुए, चिराग पासवान को पुश करते हुए और खुद बैकफुट पे पीछे पर्दे के पीछे रह करके भी ठीक ठाक खेल रही है। और आरजेडी जो है वो स्टेप पर स्टेप जो है वो पीछे आती जा रही है, बैकफुट पर जाती जा रही है। कांग्रेस को जरूर फायदा हुआ है, ये हम कहना चाहेंगे कि कांग्रेस का बड़ा फायदा, कई सीटों पर चुनाव लड़के जो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बढ़ गया है जी। लेकिन ये फ्रेंडली फाइट तो 4 ही सीटों पर कम हो पाई, मतलब 4 उम्मीदवारों ने अभी तक अपने नाम वापस ले लिए हैं, उसमें जी भी आरजेडी और वीआईपी वाले ज्यादा इसमें हैं। कांग्रेस तो मुझे लग रहा है जैसे बिहार चुनाव में इस बार उसका एक ही मंत्र है कि उंगली करो, हंस दो, 4 दिन के बाद उस चीज का डैमेज कंट्रोल करो, फिर कोई उंगली करो, फिर मजा लो, फिर बैठ जाओ। जैसे इन्होंने 13 अक्टूबर तक इंतजार किया अदालती फैसले का, उसके बाद 21-22 अक्टूबर तक फैसले के बाद भी कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि कई सीटों पर उलझन की स्थिति बना दी। अब 24 तारीख आज हो रही है, 10 दिन 12 दिन मैक्सिमम पहले चरण के चुनाव के बच गए हैं, और तब इन लोगों ने कहा कि ठीक है हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री। भाई मुझे तो लगता है कि 12 दिन में तो एक वार्ड का भी पूरा चक्कर नहीं लग पाता होगा, ये भाई लोग पूरे बिहार का चुनाव लड़ लेंगे। हाँ
या पहले ही देखिए ये लोग इसमें मान चुके हैं कि इसमें इसमें देखिए, इसमें जनता का फायदा है। हम कहेंगे कि इसमें जनता का फायदा है। कम दिनों में चुनाव प्रचार होने का मतलब है कि आपको ज्यादा टेंट शामियाना लगा करके जो है ना वो आयोजन करना पड़ेगा। तो जो लोकल टेंट शामियाने वाले हैं उनको कुछ पैसा मिल पाएगा, चाय पकौड़े का आपको इंतजाम करना पड़ेगा, वरना लोग आएंगे नहीं, क्योंकि दूसरे वाले पार्टी ने भी आमंत्रित कर रखा है। तो दूसरी वाली पार्टी के आमंत्रण पे लोग न जाएं, आपके वाले पे आए। इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए आपको चाय समोसे का प्रबंध करना पड़ेगा। तो खर्चा वगैरह जो है वो बढ़ेगा। तो और स्थानीय जो व्यापारी हैं, स्थानीय जो समुदाय है, पोस्टर छापने वाला हो गया, टेम्पो चलाने वाला हो गया, जो वाहन किराए पे देने वाले लोग हैं वो हो गए, दुकानदार हो गए जो समोसे चाय वगैरह बनाते हैं, टेंट वाले हो गए, बर्तन वाले और इस तरह के केटरर्स और जो वेंडर्स होते हैं दूसरे छोटे मोटे वो हो गए। तो उन सब के लिए ये फायदा है। इसमें तेजस्वी का कितना नुकसान होता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। 400 करोड़ खा करके यार तुम्हारा बाप बैठा हुआ है चारा घोटाला करके, तो उसमें से 100-200 करोड़ तुम्हारा एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है, तो उसमें मुझे कोई दया तुम पे नहीं आने वाली है भाई, ये भूल जाइए। जनता का फायदा होता हुआ दिख रहा है कि जनता के लिए, पब्लिक के लिए ये पैसा, देखिए आपने जो काला धन कमाया है उसको आप चुनाव में खर्च कीजिए। खर्च कीजिएगा तो जनता के पास कुछ ना कुछ हिस्सा उसमें से निकल के जाएगा। हम चाहते हैं कि आपकी जेब से निकल जाए। जितने धन पशु हैं सबके सब चुनावों में उतरे, जितने बाहुबली हैं सबके सब चुनावों में उतरे, और ये सब अपना जो कमाया हुआ काला धन था उसे चुनाव में खर्च करें, और खर्च करके उसे जनता को वापस दे दें। चुनाव जीते कि नहीं जीते ये जो है वो अलग मुद्दा है, ये जनता तय करेगी, लेकिन वो उतरे और अपना सारा पैसा खर्च कर दें, इसमें मेरी बड़ी रुचि है। मेरा गणित थोड़ा-सा कमज़ोर है, थोड़ी मेरी मदद कीजिए। 143 सीट पर आरजेडी, 15 सीट पर साहनी जी, कितना हुआ? 147 और 15, 157 और 60, नहीं, 62। 143, 5 58, 10 68। 158 हुआ, 158 हुआ। अच्छा ठीक है, चलिए 158 ही मान लीजिए। 43, 143 प्लस 15, 158 हुआ, और उसमें जोड़िए 60, 214 हुआ। और बाकी बची कितनी सीटें? करीबन 30 सीटें बच जाती हैं। इसी में गुरु माले भी है, इसी में भाकपा भी है, इसी में माकपा भी है, 3-4 तो वाम दल हैं। और भी कोई पार्टी वार्टी बच गई है कुछ? 7 दलों का हाँ हाँ, गठबंधन है ना ये। और भी पार्टियां हैं, आपने नाम नहीं सुना। देखिए जैसे सहरसा में एक उम्मीदवार खड़े हैं जो आईपी गुप्ता, वो एक पान, ऑल इंडिया पान एसोसिएशन नाम का संगठन चलाते हैं या ऐसा ही कुछ है, मतलब पान जाति विशेष के लिए उनका संगठन है। और अभी अभी वो एक विवादित बयान देने के लिए भी सुने गए, तो वो उनका जो 2-4 लोगों का है वो वैसी पार्टियां भी जो है महागठबंधन के साथ हैं। तो सहरसा में जैसे सीट मिली है वैसे, तो पप्पू यादव इस बात की शिकायत करते हुए आपको सुनाई दे जाएंगे कि ऐसे किस्म के जो एक दो लोग जहां जहां आए हैं ना, छोटी छोटी पार्टियों के, वहां पे कई बाहुबली और कई धन पशु जो है वो भी आ गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा, नहीं तो मेरा सवाल आपने बीच में लपक लिया। मेरा सवाल ये है कि सीट तो 243 ही है, अभी तो बढ़ने वाली तो सीट है नहीं, तो कैसे लड़ रहे हैं महागठबंधन वाले, तो लठबंधन तो वाले? उसी को तो फ्रेंडली फाइट का नाम दिया गया है ना। उसी को तो फ्रेंडली फाइट का नाम दिया गया है ना। अब इस फ्रेंडली फाइट की वजह से जो मजेदार चीजें होंगी वो समझिए। फ्रेंडली फाइट का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ लड़ जा रहे हैं। कोई भी जो विधायक या इस टाइप का व्यक्ति है जो कि अपने इलाके में चुनाव लड़ रहा है, वो सिर्फ अपनी विधानसभा क्षेत्र में प्रभाव नहीं रखता, वो अपने पूरे जिले में प्रभाव रखता है। कम से कम जिला मुख्यालय तक उसको 10 बार दौड़ना पड़ा होगा, और 10 लोगों का काम करवाना पड़ा होगा, 25 लोगों की शादियों में गया होगा, बहुत सी जगहों पर उसके जान पहचान के लोग होंगे, रिश्तेदार होंगे। तो वो जो जान पहचान होती है उसकी, वो सिर्फ अपनी विधानसभा क्षेत्र भर में नहीं होती, बगल में भी होती है, दाएं भी होती है, बाएं भी होती है। तो अब यहां पर आप कह रहे हैं कि मेरे घर में जब आए तो मेरा छोटा भाई जो है वो व्यालोक से तलवार लेके लड़ाई कर रहा हो, और हम जब जाएं तो व्यालोक के साथ बैठ के गप मारें, ऐसा तो हो नहीं सकता।
आलोक को तो सोचना पड़ेगा ना अगली बार जब हम आएंगे तो, कि इसके घर जाते हैं तब तो इसका छोटा भाई तलवार लेके मेरे साथ तलवार से लड़ाई करने उतर जाता है, तो इसे अपने घर में बुलाएं कि ना बुलाएं। तो सेम कंडीशन बगल के जिलों में होगी, बगल की विधानसभाओं में होगी। तो ये जो 11 सीटें हैं, ये सिर्फ 11 सीटें नहीं है, इस हर एक सीट के आसपास आप 3 सीट मिला दीजिए तो 33 सीटों पर सीधा सीधा इस फ्रेंडली फाइट का असर हो जा रहा है। और 33 सीटों पर अगर इस फ्रेंडली फाइट का असर हो जा रहा है और इसका फायदा जो है, जो एनडीए वाला गठबंधन है वो नहीं उठाएगा, ऐसा तो सोचना भी मूर्खता है। आप मोदी और अमित शाह जैसे लोगों की बात कर रहे हैं जो हर जितनी धूर्तता आप सोच सकते हैं वो हर एक इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। तो राजनैतिक रूप से ये लोग कम समझदार हैं ऐसा कोई मानने की भूल तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। सब लोग जानते हैं कि अमित शाह जैसे ही जाते हैं किसी इलाके में तो भाई वहां पे विधायकों की अंतरात्मा की जो है वो जागने लगती है, अंतरात्मा की आवाज सुनाई देने लगती है लोगों को। मेरा विश्वास है कि वो अंतरात्मा की आवाज जो होती है वो सिक्कों के खन खन जैसी होती है। हालांकि हमें कभी अंतरात्मा की आवाज सुनाई नहीं दी है, लेकिन मेरा विश्वास है कि वैसी ही होती होगी। तो ये जो अंतरात्मा की आवाज सुनाई देने वाले तरीके होते हैं, ये सब कुछ तो इस्तेमाल करती ही है भाजपा और एनडीए वाले गठबंधन के लोग जो हैं वो भी। तो ये असर नहीं होगा या इनका प्रभाव नहीं होगा ये कहना बिल्कुल, तो अभी के टाइम पर ही हम लोग चुनाव का नतीजा जो है वो आ गया है ऐसा मान के चल सकते हैं। चुनाव नहीं, होंगे, हम खर्चा लोग होगा। मान के चल सकते हैं, हम लोग मान के चल सकते हैं या गठबंधन वालों ने भी मान लिया है, तभी तो इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कल उन्होंने अपने, मुझे तो लगा कि कहीं यहीं पर वो विभाग वगैरह का बंटवारा न करने लगे हैं, मंत्री मंत्री भी न बांटते हैं। अब देखिए सरेंडर वो बोल गए हैं, पोस्टर वगैरह में आपने देख लिया है कि तेजस्वी यादव के साथ जो है फोटोशॉप करके तेजस्वी यादव को काफी पतला कर दिया गया था ताकि दोनों भाई बहनों की जगह हो। तो हमने उस पर मजाक भी किया कि एक साइड में क्या पप्पू यादव की और दूसरे साइड राहुल गांधी की जगह बनाई गई थी पहले, और बाद में जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ी तो फोटोशॉप से पतला किया हुआ पोस्टर में जो तस्वीर थी उसी तक फोटोशॉप से पतली की हुई तस्वीर को लगाया और बाकी दोनों लोगों की जगह जो है वो खाली छोड़ दी। तो संयुक्त सभा महागठबंधन का जो पोस्टर था वो देख करके तो कई लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि कैसा महागठबंधन है। इस गठबंधन के जितनी गांठें होती हैं सबकी सब खुल गई हैं, धोती गिर गई है नीचे। तो अच्छा वैसे गांठें ज्यादा थी भी नहीं, धोती टाइप चीज तो थी नहीं, ये तो लुंगी थी, एक ही गांठ थी। तो एक जो गांठ थी वही खुल गई है। तो इसकी वजह से जो दिक्कतें हैं वो तो महागठबंधन के पास अपनी दिक्कतें इंटरनल इतनी ज्यादा हैं कि वो सरेंडर बोलने के मोड में है। तो इसमें लेकिन अभी जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि कांग्रेसियों ने उनको अचानक से जो जीवन दान मिल गया था जो हिमाचल के चुनाव के बाद मिला था, तो आप ऐसे समझिए कि वैसी ही पीआर टीमें अगर यहां पर कांग्रेसियों के साथ काम कर रही हो जो कि पहले हिमाचल में काम कर चुकी है, तो उन लोगों के आने से जो लोकल कॉन्फिडेंस होता है ना कार्यकर्ताओं का वो बढ़ जाता है कि अच्छा अच्छा यही लोग थे जो हिमाचल में चुनाव जिता के आए हैं, वेरी नाइस, अब तो हम इनके साथ लड़के हम चुनाव जीत लेंगे। तो कांग्रेसियों का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बढ़ा हुआ है। तो अल्लावरू को हटाने के लिए आपने देखा होगा कि ये लोग जो है पहली बार आपको दिखा होगा कि कांग्रेसी कोई जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसकी तस्वीरें आ रही हैं। मतलब इतने सालों से आपको कांग्रेस का मुख्यालय होने के बावजूद ये जो मकान होता है सदाकत आश्रम, इसका जिक्र अखबारों में चुनावों में न्यूज में कितनी बार दिखाई देता है। सदाकत आश्रम जो था वो लगभग लगभग जो है वो नॉन फंक्शनल लुप्त टाइप का हो चुका था। वहां सिर्फ लोग जाते थे राजेंद्र बाबू का जो म्यूजियम था वो देखने के लिए। तो अभी कांग्रेस में जो जान पड़ गई है उसकी वजह से चुनाव में थोड़ी बहुत हलचल आपको दिख रही है। आरजेडी जो है वो बहुत ज्यादा बैकफुट पे चली गई है। उसके जो कर्कश प्रवक्ता थे जो गालीबाजी वगैरह करते हुए नजर आते थे, तो वो लोग भी अब आपको दिखेंगे कि वो लोग भी अब उस तरह से उतने मुखर नहीं रह गए हैं, उनका दम भी जो है वो थोड़ा कम होने लगा है, भविष्य उन लोगों को भी नजर आने लगा है। तो ये स्थिति फिलहाल है। जी, ये स्थिति फिलहाल है, कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। हालांकि कुछ लोगों का, कुछ विश्लेषणकर्ताओं का ये कहना है
कि कांग्रेस ने ऐसा जानबूझकर किया है क्योंकि वह तेजस्वी को चबा डालना चाहती है। और जिस तरह गैंग्स ऑफ वासेपुर एक सिनेमा बना था और उसमें सबका बदला फैजल लेगा रे, उसी तरह एंटोनियो मायनो का बदला विषधर राहुल ने ले लिया है। दर्शकों श्रोताओं, आपको ये बातचीत कैसी लगी? आप आगे किन विषय सुनना चाहेंगे? प्लीज हमें बताते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। छोटा सा एक विराम लेंगे, इसके बाद फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्रेम और स्नेह। जय जय सिया राम। जय श्री राम।